संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कह रहा है? कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? एक्चुअली आंसर होगा इसमें डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय, संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा दिया था। संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा दिया था। क्यों दिया था? उसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअली संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह कहता है कि अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का यानी मौलिक अधिकारों का, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकारों के परिरक्षण के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अगर आपको परमिशन देता है, अधिकार देता है कोई, तो कौन देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस अधिकार को क्या कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? दरअसल इसमें कई मैटर हैं। पहला है बेरवाड़ीवाद, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथवाद और केशवानंद भारतीवाद। इसको समझिएगा अच्छी तरीके से कि पहले कहा कि संविधान का भाग नहीं है, किस निर्णय में, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? दरअसल इसका आंसर होगा बेरुवाड़ीवाद। अब थोड़ा समझिएगा, बेरुवाड़ीवाद जो हुआ था बेटा, ये 1960 का मामला है। ठीक है, अब इस मामले को तो नहीं बता रहे फिलहाल हम आगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। 1960 में बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि जो उद्देशिका है ये संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं। लेकिन गोलकनाथवाद जो आया था ये 1967 में आया था, 1967 का है ये। गोलकनाथवाद में संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय ने, फिर समझिएगा, बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। लेकिन गोलकनाथवाद जो कि 1967 का मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया, कमेंट किया कि जो उद्देशिका है ये संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। उसके बाद बहुत परिचित मामला आता है केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद और एसआर बोम्मईवाद, ये दो ऐसे मामले हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने साफ स्पष्ट किया, इसमें क्लियरली स्पष्ट किया इसमें कि उद्देशिका को, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाना चाहिए, संविधान का भाग इसको माना जाना चाहिए। ठीक है, और स्पष्ट किया कि संविधान का भाग है भाई, और अगर कहीं पर वही मौलिक अधिकारों के या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की या कहीं मूल कर्तव्यों की व्याख्या की आवश्यकता आपको लगती है कि इसका सहारा लेना चाहिए, तो ऐसे में प्रस्तावना का यानी उद्देशिका के प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है। यानी केशवानंद भारतीवाद में या एसआर बोम्मईवाद में इसे क्या माना,
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का भाग माना। मैं फिर से बात एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उद्देशिका को बेरुवाड़ीवाद में संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया कि यह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, मतलब एक सेंट्रल आइडिया है आगे संविधान बनाने के लिए। और एस.आर. बोम्मईवाद और केशवानंद भारतीवाद में यह माना गया कि यह संविधान का, इसको संविधान का भाग माना जाना चाहिए, यानी आगे बढ़ते बढ़ते मामलों में इसे संविधान का भाग मान लिया गया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका इसमें होगा बेरुवाड़ीवाद। क्या कह रहा है? निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बेरुवाड़ीवाद। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत, ठीक है, संविधान के आधारभूत सिद्धांत को, संविधान के आधारभूत सिद्धांत को स्पष्ट किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत सिद्धांत को स्पष्ट किया है। गोलकनाथवाद में, सज्जन सिंहवाद में, शंकर प्रसाद वाद में, केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है। तो संविधान के आधारभूत सिद्धांत को इसमें स्पष्ट किया गया है केशवानंद भारतीवाद में। इस बात पर हम एक वीडियो आपको देंगे अलग से, पूरा केशवानंद भारतीवाद आएगा, उस केशवानंद भारतीवाद पर ही पूरा मामला होगा, ये पूरा वीडियो होगा, जिसमें आपको हम बताएंगे कि इस वाद के माध्यम से और क्या क्या चीजें की गई और किस आधार पर इसको जो है किस आधार पर संविधान के आधारभूत सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, ये आपको हम बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका, ये कह रहा है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ठीक है। बी कह रहा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है। सी कह रहा है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी कह रहा है संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आंसर यही सही होगा। संविधान का भाग तो है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको केशवानंद भारती मामले में इसको संविधान का भाग माना है गया, साफ साफ जो है संविधान का भाग माना गया, किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधि प्रभाव नहीं। ये भी सही है। अगर आप संविधान के किसी भाग को अलग कर दें या उसको जोड़ करके उद्देशिका से प्रस्तावना से ना देखें तो उद्देशिका का कोई पृथक जो है अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली संविधान वही है जो आपके भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक जाता है, लेकिन अगर उन भागों से जोड़ करके प्रस्तावना को देखेंगे तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो उसका मतलब रह गया। लेकिन अगर आप भागों को अलग कर दें और प्रस्तावना को अलग कर दें तो इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता है, ठीक है। इसमें आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि यह मूल्य भारित शब्दों का प्रयोग करती है, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है, यह शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है। डी कह रहा है यह संविधान की आधारभूत विशेषताओं की संपूर्ण सूची प्रदान करती है, संपूर्ण सूची प्रदान करती है। दरअसल अभी हमने आपको बताया, आंसर इसमें होगा बी। अभी हमने क्या बताया कि जो गोलकनाथवाद था, गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी ही साफ साफ किया कि यह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। तो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी का मतलब ही क्या होता है कि किस तरह का संविधान बनाना है, उनको इससे एक सेंट्रल आइडिया मिला, एक जनरल आइडिया मिला। तो वास्तविक लक्ष्य यानी संविधान बनाना, और संविधान का मूल दर्शन क्या होगा हमारा, संविधान का आधारभूत सिद्धांत क्या होगा हमारा, ठीक है, ये उद्देशिका ही बताती है, वास्तव में उद्देशिका ही बताती है। तो क्या संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। इसे संविधान निर्माताओं को एक दर्शन मिला, एक टारगेट मिला कि हमें किस प्रकार से, किस आधार पर और हमें किस प्रकार का संविधान आगे बनाना है, किस प्रकार का संविधान हमको आगे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीतिशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीतिशक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली चीज तो
आर्थिक न्याय की बात कहां की गई है? उद्देशिका में की गई है, स्पष्ट है एकदम। अब उद्देशिका दोनों विकल्प में है आपके। फिर दूसरी बात आती है मूल अधिकार। दरअसल सामाजिक न्याय की बात मूल अधिकार के संदर्भ में आप इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह सामाजिक न्याय किस प्रकार से मिलेगा और राज्य उसको किस प्रकार से सामाजिक न्याय देने में अपनी भूमिका निभाएगा, इसकी बात स्पष्ट तौर पर की गई है। कहां पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। जाहिर सी बात है कि इसमें विकल्प क्या सही होगा? बी होगा कि आर्थिक न्याय की बात किसमें की गई है? उपबंध किसमें किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 39D के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाएगा। अनुच्छेद 39D के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाएगा? नहीं, ये सही है, ये सही है, इसको बिल्कुल ऐसा है। अनुच्छेद 14 के साथ पठित ऐसे कानून का जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया हो, विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगा। बिल्कुल, किसी भी तरह से अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस पर अपना काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी आधार पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी विधि या कानून उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो ये सही है। सी कह रहा है अनुच्छेद 25 के साथ पठित न्यायालय को अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। ये भी सही, काफी हद तक ये भी सही है। डी कह रहा है अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगा। ना, ये गलत है, ये गलत है। इसमें आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये विकल्प आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। सेकंड कह रहा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। थर्ड कह रहा है अवसर की समानता या व्यक्ति की प्रतिष्ठा। एक्चुअली अब इसके आधार पर देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात भी करता है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात भी प्रस्तावना करती है, अवसर की समता की बात भी करती है। अगर पूरी प्रस्तावना की तरफ से पढ़ें आप तो अवसर की समानता की बात भी करती है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात करती है। तो उस हिसाब से विकल्प में देखा जाए तो फिर सभी सही है। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? निम्नलिखित में से संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। ठीक है, 2 और 3 में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसमें अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 3 प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 3। 10वां कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? भाई, संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, निम्नलिखित में से किसी राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार। भाई, राज्य की सीमा में परिवर्तन वही करेगा जिसको नया राज्य बनाने का अधिकार होगा। और नया राज्य बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, क्योंकि नए राज्यों के निर्माण में या पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन का अधिकार जो है वो केंद्र को है, संसद को है। वहां पर राज्य के विधानमंडल को कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 10th का आंसर हो जाएगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए?
भाई नया राज्य बनाने के लिए कई बार कन्फ्यूजन आप लोग हो जाता है। नए राज्य बनाने के लिए ना तो 2/3 बहुमत चाहिए, ना 3/4 बहुमत चाहिए, ठीक है, और ना ही 2/3 के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन यानी विशिष्ट बहुमत, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। वास्तव में नए राज्यों का निर्माण सामान्य जो संविधान संशोधन की विधि है उसके माध्यम से हो सकता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ये कह रहा है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी कह रहा है सही नहीं है, तो संसद को अधिकार है, ये तो सही है। बी कह रहा है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इसमें यानी आगे भी इसमें क्या होगा? संशोधन का अधिकार होगा। ठीक है, ये बात भी सही है। सी कह रहा है इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए ना, ये गलत है। 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन इसको माना नहीं जाता है। नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में ये बात जो है सही नहीं है। तीसरा इसमें ऑप्शन गलत है। डी कह रहा है इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है इसमें? केवल सी। क्या व्यवस्था है कि जब नए राज्य का निर्माण करना होता है तो इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति के माध्यम से ऐसे राज्य जो राज्य इससे प्रभावित हो रहे हों, ठीक है ना, ऐसे राज्य जो इसके यानी अगर नाम में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या नए राज्य का निर्माण करना है, तो जो भी राज्य इससे प्रभावित हो रहे हों उन संबंधित राज्यों को एक कह सकते हैं सूचना जाती है राष्ट्रपति के पास से, किसके पास? राज्यों के पास जाती है, उनकी राय जानने के लिए। एक तय अवधि के अंतर राज्यों को इसकी अपनी राय राष्ट्रपति के पास भेजनी होती है। यद्यपि उस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति यानी सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन जब तक वो राय की अंतिम समय सीमा नहीं बीत जाती है तब तक संघ सरकार इससे संबंधित कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि यह सही होगा, यानी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसमें ये वाला गलत है। क्या कह रहा है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यानी जो हमारे यहां संघ राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसकी ये विशेषता नहीं है। क्या है? नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच भारत में भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल। कहना विशेषता नहीं है, एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होना एक अलग बात हो जाती है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होना एक अलग बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन विशेषता तो चूंकि अलग टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो विशेषता तो नहीं है, यह है लेकिन विशेषता नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, यह भी सही है, लेकिन भाई अगर स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कहें तो ठीक है, इसको मान लीजिए विशेषता है। अगला कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, यह भी विशेषता है। चूंकि क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं है। क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं है। तो ठीक है भाई, विशेषता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समुद्री सूची का बंटवारा किया गया है, ठीक है, विशेषता है।
सी कह रहा संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो डिपेंड करता है कि राज्य में सीटों की संख्या कितनी है। राज्य में सीटों की एक जो है संख्या, यानी राज्य की जनसंख्या कितनी है, उसी आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ये तो सही है। फिर यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। संघ राज्य पद्धति इस आधार पर फिलहाल काम नहीं करती है। तो इसमें ये क्या है, इसकी विशेषता नहीं, मतलब ये है जरूर, लेकिन ये इसका कोई स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 1953 में क्या बना था, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। फजल अली को बनाया गया था, ठीक है ना। और उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, उसमें कुल 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र थे। क्या थे, 14 राज्य थे और 6 संघीय क्षेत्र थे। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए आंसर हो जाएगा। 14 राज्य थे और 6 संघीय क्षेत्र थे, तो आंसर इसमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य, लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य बना था, वो था आंध्र प्रदेश। क्या था, आंध्र प्रदेश। भाषा के, इसको रख लीजिएगा आप लोग एकदम दिमाग में, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला प्रदेश कौन था, आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम। देखिए सबसे पहले तो जान लीजिएगा, इसमें जो संपूर्ण राज्य को दिया गया दर्जा, उसमें सबसे पहले जो था वो था नागालैंड। आगे जरा देख लेते हैं, नागालैंड 2 जगह पर दिया गया है, तो नागालैंड, हाँ सेकंड था हरियाणा, ये जरूर रटिएगा आप। अगर इस आधार पर देखा जाए तो अगर क्रम को सही व्यवस्थित किया जाए तो नागालैंड सबसे पहले था, फर्स्ट पर था, और हरियाणा दूसरे नंबर पर था। बाद में सिक्किम बना है और अरुणाचल प्रदेश बना है। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा आपका, यानी 16 में बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ये संविधान संशोधन का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो वास्तव में ये 35वें संशोधन, जो 35वां हमारा संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, कौन से, 35वें संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है। छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था, आप जानते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उत्तराखंड, इसका नाम पहले उत्तरांचल था, बाद में क्या किया गया, उत्तराखंड नाम किया गया। का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बी कह रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम, फिर कह रहा है मध्य प्रदेश पुनर्गठित अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई देखिए छत्तीसगढ़ कैसे बना, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से ही अलग करके बनाया गया था। तो जो मध्य प्रदेश पुनर्गठित अधिनियम था, उसी के माध्यम से मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को काट करके क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ बनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल, देखिए अभी आ गया क्वेश्चन अगला। अभी मैंने आपको बताया उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम, पहले इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था, बाद में क्या किया गया, इसका नाम उत्तराखंड किया गया था।
उत्तरांचल अधिनियम निम्नलिखित में से, उत्तरांचल जिसके माध्यम से नाम बदला गया, अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? चूंकि ये राज्य जो बना था वो 2000 में बना था, तो जो उत्तरांचल का जो नाम परिवर्तन करने का जो अधिनियम था वो 2006 था। ठीक है, 2006 में क्या किया गया, इसको ये जो राज्य बना था वो वाजपेयी सरकार के समय में बना था, लेकिन जब कांग्रेस आज सरकार आई 2004 के बाद, तो उसने क्या किया, इसके नाम को, इसकी डिमांड की जा रही थी, तो उत्तरांचल के नाम को बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ये वर्ष 2006 में एक अधिनियम लाया गया इसके नाम को परिवर्तन करने का। चूंकि नाम में परिवर्तन का अधिकार भी संसद के पास ही है। किसी राज्य के जिले का नाम परिवर्तन कर सकती है राज्य सरकार, नए जिले का सृजन कर सकती है, पुराने जिले को समाप्त कर सकती है, 2 जिलों का मर्जन कर सकती है राज्य सरकार, लेकिन अपने ही राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। 2006 में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद किस राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र पृथक करके, किस राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र पृथक करके, अथवा किसी, कह रहा है भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र पृथक करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियां सही हैं? साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा, यह सही है। अभी हमने बताया था कि नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन का जो व्यवस्था है वो साधारण बहुमत से होती है। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो सामान्यता विधेयक को उन राज्य के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं। अभी से पूर्व क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको कि जिन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, या उससे संबंधित जो है या नाम में परिवर्तन हो रहा है, और जो है मान लीजिए एक नया राज्य बनाया जा रहा है, तो भाई, और हो सकता है वो 2 राज्यों की सीमाओं को काट के बनाया जा रहा हो, या 3 को बनाया जा रहा है, 3 से बनाया जा रहा हो, या किसी एक से ही बनाया जा रहा है, तो जो भी राज्य उससे प्रभावित हो रहा है उसके पास क्या होगा, एक प्रस्तावित जो अधिनियम है, जो प्रस्तावित परिवर्तन है, उसकी सूचना राज्यों को भेजी जाती है और राज्यों पर उनकी राय भी, राज्यों की उस पर राय भी मांगी जाती है, और उन्हें एक नियत अवधि के अंतर्गत उनको अपनी राय देना भी होता है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से ना, राष्ट्रपति को दिए गए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को इस मामले में प्रधानमंत्री की सलाह की बात नहीं होती है, बल्कि वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह की बात की जाती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? पहला सही है और दूसरा सही है, यानी विकल्प के हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन को एसोसिएट से मिला लीजिए, आप लोग इसको आप लोग मिला सकते हैं, ये एसोसिएट है। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ और लगातार क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तथ्यात्मक क्वेश्चन थे, इनमें ज्यादा व्याख्या नहीं थी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी शॉर्ट वीडियो हो गया है। ठीक है, थैंक यू।